हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जो हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं आजकल वो भारत में व्यापार के बारे में है कि जब ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज जब आए भारत में, तो इन्होंने समुद्र पार व्यापार किस प्रकार से किया। तो ये इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन के पश्चात व्यापार हिंद सागरीय इंडियन ओशन में किस तरह से व्यापार हुआ, और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो यूरोपीय कंपनियों का व्यापार और एक भारतीय व्यापारियों का जो समुद्र पार व्यापार था। तो कल हम यूरोपीय कंपनियों वाला व्यापार के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैं आपको बता रहा था कि भारत में आयातित वस्तुएं क्या थी। तो देखिए, निर्यात के बदले भारत में जो आयात हो रहा था वो मुख्यतः धातु और ख़ास तौर पर चांदी का जो है आयात हो रहा था भारत के अंदर, और इसके बदले में भारत से निर्मित वस्तुएं खरीदी जाती थी। भारत में जो वस्तुएं बनती थी उनके बदले भारत को सबसे ज़्यादा धातु प्राप्त होती थी, और धातु में से भी सबसे ज़्यादा चांदी प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सामान के बदले सोने चांदी जो है वो भारतीय व्यापार की मुख्य विशेषता थी। यानी जो भारत से जो माल जाया करता था विदेशों में, उसके बदले में भारत को सोना चांदी ज़्यादा प्राप्त होता था। हालांकि ये जो कंपनियां थी ये अपने साथ कुछ कपड़े और ऊन के बने सामान और थोड़ी बहुत अन्य धातुएं जैसी वस्तुएं भी ले जाया करते थे, लेकिन उनकी मात्रा और उनका मूल्य बहुत कम हुआ करता था। और ये कंपनी जो है बंगाल से प्राप्त मालों के लिए 87.5% भुगतान सोने चांदी के रूप में किया करती थी। यानी जो भुगतान होता था ना, सोने चांदी के रूप में हुआ करता था। ठीक है। लेकिन 1757 में जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेज़ों का जो लॉर्ड क्लाइव था, उसने पराजित कर दिया। तो उसके बाद फिर भारत में सोना चांदी आना बंद हो गया, लगभग बंद हो गया सोना चांदी आना। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के लिए अब बंगाल से ही धन जुटाने लगी। तो देखो, ट्रेड तो चल ही रहा था। बेशक ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी 1757 में, लेकिन ट्रेड चल रहा था। लेकिन अब वो ट्रेड सोने चांदी के माध्यम से नहीं हो रहा था। अब वो ट्रेड के लिए अंग्रेज क्या कर रहे थे कि बंगाल से ही धन जुटाने का प्रयास कर रहे थे। पहले वो सोना चांदी देते थे, और अब जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया था बंगाल पर, अब वहीं से वो धन जुटाने का प्रयास करने लगे। और अन्य जो यूरोपीय व्यापारियों के निवेश थे उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 और कंपनियां थी, उस निवेश में गिरावट आई, और कंपनी के नौकरों और निजी तौर पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अब निवेश करना आरंभ कर दिया। और इसके बदले में यूरोप में उन्हें हुंडी प्रदान की जाती थी। हुंडी आजकल की तरह का जैसे एटीएम होता है ना, प्लास्टिक मनी, इस तरह की हुंडी एक तरह से पासेस होते थे। और ये बात देखने योग्य है कि उस समय केवल यूरोपियन ही सोने चांदी के आयातक नहीं थे, और न ही वो सबसे ज़्यादा जो है सोना चांदी लाते थे। बंगाल से व्यापार करने वाले एशियाई कंपनियों का एक बड़ा समुदाय था जो यूरोप, उस समय यूरोपियों की अपेक्षा ज़्यादा व्यापार किया करते थे और अपने साथ सोना चांदी लाया करते थे। तो ये बात है जो हमने की अब तक, वो है यूरोपीय कंपनियों का किस तरह से भारत में समुद्र पार व्यापार हुआ। अब हम बात करते हैं कि भारतीय व्यापारियों का समुद्र पार व्यापार किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, जहाँ तक भारतीय व्यापारियों के ओशनिक ट्रेड की बात है, समुद्र पार व्यापार की बात है, तो 17वीं शताब्दी के ठीक पहले पश्चिमी हिंद महासागर में पुर्तगालियों की जो समुद्रिक शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो गई, और उनकी समुद्री शक्ति कम होने की वजह से भारतीयों के जो समुद्र पार व्यापार था उसमें बहुत तेजी नजर आई।
यानी अब तक तो पुर्तगालियों ने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन जब 17वीं सेंचुरी से ठीक पहले जब पश्चिमी हिंद महासागर में पुर्तगालियों की शक्ति कमज़ोर हुई, तो इससे भारतीयों के समुद्र पार व्यापार में तेजी आई और इसके परिणाम स्वरूप फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और दक्षिणी अरब में होने वाले व्यापार में की जो है मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लग गई। और जब 1622 में पुर्तगालियों के हाथ से हॉर्मुज़ निकल गया, हॉर्मुज़ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जब उनके हाथ से हॉर्मुज़ निकल गया तो फारस की खाड़ी में जो यातायात था वो बिल्कुल मुक्त हो गया। ठीक है, पुर्तगालियों के हाथ में हॉर्मुज़ नहीं रहा, यातायात मुक्त हो गया और इससे क्या हुआ, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा गुजरातियों ने उठाया। गुजरातियों ने सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया और अपना स्वतंत्र वो व्यापार करने लगे। हॉर्मुज़ के पतन के बाद फिर डच और ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। एक ये भी परिवर्तन आया कि डच और ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है वो भी व्यापार करने लगी उस क्षेत्र में। तो इससे क्या हुआ, फिर परिवर्तन आया। भारतीयों का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। जब पुर्तगालियों का जो प्रभाव था हिंद महासागरीय क्षेत्र में, जब वो कम हुआ तो भारतीय व्यापार में तेजी आई। लेकिन साथ साथ क्या हुआ, डच और अंग्रेज भी इस व्यापार में कूद पड़े और फिर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो फिर जो है भारतीय जो व्यापार था उसमें जो थोड़ी गिरावट दर्ज की गई उस समय। तो देखिए फिर एक बदलाव आया और जो है ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे भारतीय व्यापारी भी व्यापार करते रहे, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी भी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करती रही। और 18वीं शताब्दी से ठीक पहले सूरत जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था व्यापार के लिए, उसमें काफ़ी धन और सोना चांदी केवल लाल सागर के क्षेत्र से प्राप्त होता था। मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि केवल लाल सागर से ही लगभग 60 लाख रुपए का व्यापार हुआ करता था, ओनली बाय द मीन्स ऑफ रेड सी। तो देखिए ये जो है एक बात, और ये धारणा जो एक की जाती थी ये भी ध्वस्त हो जाती है कि यूरोपीय बंगाल में जो है मुख्य प्रमुख निर्यातक थे और वहाँ सोना चांदी के प्रमुख आयातक थे। ये दिखाया जा सकता है कि दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं यानी कपड़ा और कच्चे रेशम के व्यापार में भी यूरोपियों की अपेक्षा एशियाई व्यापारियों की हिस्सेदारी ज़्यादा थी। जैसे ये कहा जाता है ना, यूरोपीय व्यापारी ज़्यादा थे और सबसे ज़्यादा सोना चांदी वो लेकर आया करते थे। तो ये धारणा भी ध्वस्त की जा सकती है। उसमें बताया गया है कि एशियाई व्यापारियों की जो हिस्सेदारी थी वो कहीं ज़्यादा थी यूरोपीय व्यापारियों से। और वस्तु स्थिति ये है कि केवल यूरोपीय ही नहीं बल्कि जो एशियाई व्यापारी थे वो भी बंगाल से माल उठाने के लिए सोना चांदी लेकर वो आया करते थे। इसलिए अगर एशियाई बंगाल के प्रमुख निर्यातक थे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यूरोपीय नहीं बल्कि एशियाई व्यापारी बंगाल में सोने चांदी के प्रमुख आयातक थे। ये स्थिति जो है बंगाल की थी, लेकिन दूसरे हिस्सों में ये स्थिति जो है ज़्यादा अलग नहीं होगी जो हमने अभी बात की है। तो देखिए ये जो है टॉपिक हम आज ये पूरा करते हैं। इसके मैं आपको हिंदी में बहुत मुश्किल से मुझे प्राप्त हुए, लेकिन मैं एक नोट्स मैं आपको भेज दूंगा और आप उनको देख लेना और उनको कई कई बार आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रेंडी सा, थोड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है। तो बाकी फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट एक तरह से ये पूरी हो गई है आपकी। थैंक यू।